दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिना टाइम को लेट करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व ना हो तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं अवशिष्ट चुंबकत्व की। अगर डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो क्या होगा। वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, वोल्टेज स्थिर रहेगा, करंट बढ़ जाएगा, जनरेटर चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। यदि जनरेटर का अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चुंबकीय कोर को बदलना, फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट देना पड़ता है, जनरेटर को अधिक भार पर चलाना पड़ता है, आर्मेचर वाइंडिंग को अलग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट देना पड़ता है जिससे उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाता है और फिर जनरेटर को चालू करने के बाद या स्टार्ट करने के बाद उसमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। क्लियर। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हो, अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैटरी चार्जर के लिए उपयोग में होने वाला सबसे उपयुक्त डीसी जनरेटर कौन सा है। कह रहा है कि बैटरी चार्जर में कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, कौन सा डीसी जनरेटर यूज किया जाता है। कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, वेल्डिंग जनरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, शंट जनरेटर। ये यूज करने का जो मेन उद्देश्य है, ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। क्या? स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। क्लियर। क्योंकि इसका जो फ्लक्स है वो स्थिर रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बैटरी चार्जिंग में स्थिर वोल्टेज चाहिए, इसलिए यह जनरेटर सबसे बेस्ट माना जाता है और ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीसी श्रृंखला जनरेटर को स्ट्रीट लाइट में उपयोग करने का कारण क्या है। इसका आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहता है या अधिक पावर प्रदान करता है या बिना लोड के काम कर सकता है, इसका वोल्टेज लोड के अनुसार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसका वोल्टेज लोड के अनुसार बदलता है। क्लियर। इसलिए यह स्ट्रीट लाइट में उपयोग करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मशीन के मिलेंगे। अभी लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत मजा आने वाला है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट आमतौर पर अधिक क्यों होता है। ये जो डीसी मोटर है इसका स्टार्टिंग करंट अधिक क्यों होता है। बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण, फील्ड वोल्टेज कम होने के कारण, वोल्टेज की कमी के कारण, ब्रश की खराबी के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। क्या? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण, या बैक ईएमएफ इसमें नहीं है। क्या? बैक ईएमएफ अनुपस्थिति यानी कि 0 है। क्लियर। इसलिए स्टार्टिंग करंट का मान अधिक होता है, क्योंकि सीधा स्टार्टिंग करंट की बात करें तो I बराबर V अपान RA हो जाता है और RA यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये बहुत कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हम कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल पे आइए और जुड़िए जिससे एक एक नंबर इकट्ठा कर सिलेक्शन हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। आर्मेचर करंट को बदलना, फील्ड वोल्टेज को बदलना, बैक ईएमएफ को स्थिर रखना, आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फील्ड वोल्टेज को बदलना। क्या ऑप्शन है? फील्ड वोल्टेज को बदलना। क्लियर। क्योंकि यह आसानी से इसमें डाइवर्टर या टेपिंग करके
फील्ड के में जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक वेरिएबल लगा के इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करेंगे तो इसमें वोल्टेज का मान कम ज़्यादा होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ बढ़ता है तो क्या प्रभाव होगा? मोटर का करंट बढ़ेगा, मोटर का करंट घटेगा, मोटर की गति स्थिर रहेगी, मोटर रुक जाएगी। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है EB बराबर V माइनस IA/RA, ये फार्मूला होता है। तो यहां से IA निकल जाएगा आपका, IA बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे V माइनस EB/RA, ये फार्मूला हो गया। कह रहा है बैक ईएमएफ बढ़ता है तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी? घटेगी, और ये आर्मेचर करंट का मान क्या होगा? घटेगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, मोटर का करंट का मान घटेगा। क्लियर, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आगे काम आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसलिए कहते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि लगातार आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करें डीसी मोटर का बैक ईएमएफ कैसे मापा जाता है, या किस तरीके से यह फार्मूला को डिजाइन किया गया है बैक ईएमएफ को नापने के लिए या मापने के लिए। आपूर्ति वोल्टेज से वोल्टेज ड्रॉप घटाकर, आर्मेचर करंट से, आर्मेचर प्रतिरोध से, कम्यूटेटर वोल्टेज से। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है वो होता है EB बराबर सप्लाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप IA/RA। क्लियर, तो इस तरीके से किसमें मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में, आपूर्ति वोल्टेज V और वोल्टेज ड्रॉप IA/RA। क्लियर, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। डीसी मोटर की गति को बैक ईएमएफ से नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? अब बैक ईएमएफ से गति नियंत्रित करनी है। क्लियर, तो वोल्टेज बढ़ाया जाता है, करंट घटाया जाता है, गति घटाई जाती है, आर्मेचर वोल्टेज घटाया जाता है। अब बैक ईएमएफ को या मोटर की गति को बैक ईएमएफ से नियंत्रित करना है तो फार्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बेस्ड ही सब है। EB बराबर V माइनस IA/RA। क्लियर, तो जो आर्मेचर वोल्टेज घटाना यानी कि ड्रॉप है, तो इसी को हम लिख सकते हैं V माइनस VA, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को घटाकर मोटर की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी मोटर में उच्च गति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है? अब हमें उच्च गति प्राप्त करना, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गति प्राप्त करना है? उच्च गति। एक फार्मूला होता है गति का, N समानुपात EB/φ, सदाबहार फार्मूला है, EB/φ। अब उच्च गति प्राप्त करना है तो फील्ड फ्लक्स को बढ़ाना, फील्ड फ्लक्स को घटाना, आर्मेचर प्रतिरोध को बढ़ाना, आर्मेचर करंट को बढ़ाना। अब हमें फ्लक्स IN के मान ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा करने के लिए फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट है। समझ में आ रहा है ना बात? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, फील्ड फ्लक्स को घटाना। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट पे क्लियर है, ये सब कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 क्वेश्चन लगाइए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सीरीज मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? बैक ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए, फील्ड करंट को नियंत्रित करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए। जब भी हमें कहीं भी स्टार्टर की जरूरत पड़ती है तो मेन काम स्टार्टर का क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्टार्टर का जो मेन काम है वो स्टार्टिंग में करंट को सीमित करना, यानी कि करंट वाइंडिंग में ज़्यादा ना जाए जिससे वो मोटर हमारा जले ना, इसलिए स्टार्टिंग में
करंट को सीमित करना, ये ऑप्शन सही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये छोटा सा न्यूमेरिकल। एक डीसी शंट मोटर को 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है और बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है तो आर्मेचर करंट क्या होगा। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, एक फार्मूला है ईवी बराबर वी माइनस आई ए आर। क्लियर, यहां से आई ए का जो मान निकलेगा वो मिलेगा आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपान आर ए। तो यहां से v का मान कितना है 220 माइनस 210 अपान 0.2। ये मान जो आ जाएगा 10, 0.2 है इसलिए 100/2। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 50 एम्पियर। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम एक वीडियो तुरंत बना देंगे। क्लियर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक डीसी श्रृंखला मोटर का टार्क 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन मीटर है। जब करंट 10 एम्पियर है, यदि करंट बढ़ाकर 20 एम्पियर हो जाए तो टार्क क्या होगा। तो टार्क क्या होगा, एक फार्मूला, ये बात कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर का। टार्क का फार्मूला होता है टी समानुपात है 5 इंटू आई ए। क्लियर, तो 5 और आई ए सीरीज मोटर के लिए बराबर होते हैं। तो यहां से मिल जाएगा फार्मूला हमें टी समानुपात है आई स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से फार्मूला मिल जाएगा T1 अपान T2 बराबर I1 अपान I2 का होल स्क्वायर। तो यहां से T1 का मान है 40, T2 का ज्ञात करना है, I1 का मान है 10, इसका मान है 20, इसका वर्ग। ये 0 से 0 कट गया तो 2 दूना 4। तो यहां से T2 आ जाएगा 40 गुणे 4 यानी कि 160 न्यूटन मीटर। क्लियर, अब ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। सीरीज मोटर होने की वजह से ये 5 इंटू आई है तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसलिए ये आई स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है आई स्क्वायर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट होगा तो कई क्वेश्चन लगेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। एक डीसी मोटर में 100 आरपीएम पर बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है। यदि 500 आरपीएम हो जाए तो बैक ईएमएफ कितना होगा, जबकि फ्लक्स का मान स्थिर है। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, अब स्पीड और बैक ईएमएफ में जो अंतर फार्मूला है वो एन समानुपात ईवी है, यही फार्मूला है ना। तो यहां से N1 अपान N2 EV1 अपान EV2, यही फार्मूला लगेगा ना। क्लियर, अब इसी पे मान रखते हैं तो रखेंगे 1000 आरपीएम बटा 500 आरपीएम बराबर EV का मान 200, EV2 ज्ञात करना है। तो इससे काटेंगे 500 से 2 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा। तो EV2 का मान कितना आ गया, EV2 का मान आ गया आपका 100 वोल्ट। क्लियर, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डीसी मोटर का फील्ड फ्लक्स 0.02 वेबर है और बैक ईएमएफ 220 वोल्ट है। यदि फील्ड फ्लक्स 0.01 वेबर तक घटा दिया जाए तो नया बैक ईएमएफ क्या होगा। अब अभी हम लोगों ने देखा कि एक फार्मूला है एन समानुपात ईवी अपान फाई। क्लियर,
तो इसी फार्मूले से आपको मिलेगा EV समानुपाते फाई, मिल जाएगा ना इस फार्मूले से। क्लियर? तो इसी फार्मूले से हम मान रखेंगे फाई 1 का मान है 0.02, फाई 2 का मान है 0.01 बराबर EV1 का मान है 220, EV2 का मान चाहिए। तो इससे ये 2.0 कट जाएगा, ये बचेगा 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 110। तो यहाँ पे EV2 क्या मिल जाएगा? EV2 मिल जाएगा 110 वोल्ट। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आसानी से आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।